गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपका रहेगा बेटा, सिक्स्थ चैप्टर है आपका द थ्री ऑर्डर्स। इसको हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन कराया था, इससे आगे अब नेक्स्ट चलते हैं। द थ्री ऑर्डर्स। देखिए बेटा, द थ्री ऑर्डर्स क्या है, ये आपने इसकी बैकग्राउंड के विषय में 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तीन वर्गों के विषय में आपने पढ़ा होगा। फ्रांसीसी क्रांति इन तीन वर्गों में आपस में असंतोष के कारण पनपी थी। जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी, 1789, तो उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो रीजन था, उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को टैक्स नहीं देना होता था, और तीसरे जो ऑर्डर होता था, थर्ड ऑर्डर, उन्हें टैक्स देना होता था, यानी टैक्स भी बहुत ज्यादा देना होता था। इसलिए तीसरे वर्ग ने इसका विरोध किया और अपने हक के लिए वो उनसे उलझ गए, और उसके परिणाम स्वरूप ही यहाँ फ्रांसीसी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति समानता भाईचारे के सिद्धांत पर टिकी हुई है। तो उसी को आधार बनाते हुए किसानों के कैसे हालात थे, कौन कौन से टैक्स उनको देने होते थे, मध्यकाल के दौरान की जो जो घटनाएं हैं यूरोपीय समाज की, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। हम इस अध्याय के अंदर सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक बदलावों को पढ़ेंगे which occurred in Western Europe between the 9th and 16th century, जो 9वीं से 16वीं सदी के दौरान पश्चिमी यूरोप के अंदर सामने आए। उन चेंजेस को हम पढ़ेंगे, यानी उन बदलावों को हम देखेंगे। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, मैनी ग्रुप्स ऑफ Germanic people from the eastern and the central Europe occupied regions of Italy, स्पेन एंड फ्रांस। यहाँ ये बताया गया है कि जर्मनी की कुछ जनजातियों ने, जो जर्मन लोग होते थे, उन्होंने पूर्वी और मध्य यूरोपीय क्षेत्र, खासतौर पे इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। यानी इन्होंने महत्वपूर्ण प्रांतों पर कब्जा कर लिया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स, military conflict was frequent and the need to gather resources to protect one's land became very important. यहाँ इसमें यह बताया गया कि कोई एक राजनीतिक सत्ता या शक्ति की अनुपस्थिति में, यानी कोई इसका शासक अकेला नहीं था, इसमें बहुत से शासक थे, आपस में लड़ते रहते थे, उनमें एकता नहीं थी। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वहां पे होते रहते थे, सैन्य विवाद चलते रहते थे, सैन्य संघर्ष होते रहते थे, और यहाँ पर संसाधनों को इकट्ठा करने की जरूरत थी। और यहाँ पर यह भी बताया गया, प्रोटेक्ट्स वन लैंड बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, और जो खास तौर पे भूमि संसाधन जो है उसको इकट्ठा करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज देयरफॉर सेंटर्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ लैंड। सामाजिक संगठनों ने क्या किया, जमीन पर अपना स्वामित्व बनाया। इट्स फीचर्स वर ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ इंपीरियल रोमन ट्रेडिशंस एंड जर्मन कस्टम्स, और इसकी जो विशेषताएं थी वो शाही रोमन परंपराओं से और जर्मन रीति रिवाजों से निकली। क्रिश्चियनिटी, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर फ्रॉम द 4th सेंचुरी, 4वीं सदी से सरकारी जो धर्म था या राजकीय जो धर्म था वो ईसाई धर्म को माना गया था। सर्वाइव द कोलैप्स ऑफ रोम, उसने भी रोम को ध्वस्त होते हुए देखा। एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरोप, और धीरे धीरे करके मध्य और उत्तरी यूरोप तक फैलता चला गया। द चर्च ऑल्सो बिकेम ए मेजर लैंड होल्डर, उस समय चर्च के पास सबसे ज्यादा संपत्ति इकट्ठा थी, या वह संपत्ति का मालिक था चर्च। एंड पॉलिटिकल पावर इन यूरोप
और राजनीतिक सत्ता का भी मालिक था। राजनीतिक सत्ता और जमीन का मालिक चर्च बन गया था। चर्च क्या होता है? गिरजाघर को कहते हैं, जहां पर ईसाई लोग पूजा करते हैं। चर्च के अंदर किसकी पूजा होती है बताएंगे आप? अरिजीता, योगेश सिल्लर, शिवानी, टेल मी। बेटा क्रिश्चियन जो हैं पूजा करने जाते हैं चर्च में, किसकी पूजा करते हैं? डू यू नो? बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप भी तो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप किसी शिव की पूजा करते हैं, विष्णु देवता की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की करते हैं, हनुमान की करते हैं, या राम की करते हैं, श्री कृष्ण की करते हैं। जिसकी भी आप पूजा करते हैं तो आपकी धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरीके से ईसाई लोगों की जो आस्था है ईसा मसीह से जुड़ी हुई है, जो एक तरह से ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनको उस समय के शासकों ने सूली पर लटका दिया था और सूली पर उन्हें मतलब बिठाने के बाद उनकी मौत हो गई। मौत होने के तुरंत बाद उन्हें पुनर्जीवन मिला, दोबारा से वो जिंदा हो गए और तभी से अब नए कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, जो पहली सदी से आज हमारी जिस हम कैलेंडर्स को जानते हैं वो यही ईसा मसीह से जुड़ा हुआ कैलेंडर है। इससे आगे है द थ्री ऑर्डर्स। फोकस ऑफ दिस चैप्टर आर थ्री सोशल कैटेगरीज: क्रिश्चियन प्रीस्ट, लैंड ओनिंग नोबल्स एंड पीजेंट्स। ये तीन वर्ग जो हैं, तीन वर्ग के नाम से जो चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया गया है वह इस बात को केंद्रित करता है या इस बात पर दबाव देता है या इस बात पर बल प्रदान करता है कि उस समय तीन सामाजिक वर्ग सामने आए। और वो तीन सामाजिक वर्ग क्या थे? ईसाई पादरी, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था किसान वर्ग। The changing relationship between these three groups was an important factor in shaping European history for several centuries. यानी कई शताब्दियों तक इस समय बदलते हुए जो संबंध थे, इन वर्गों के बदलते हुए संबंध थे, इन्हीं तीन समूहों के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जो कि एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है, महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है यूरोपियन इतिहास के को आकार देने में। ओवर द लास्ट 100 years, पिछले 100 वर्षों से यूरोपियन हिस्टोरियंस हैव डन डिटेल्ड वर्क ऑन द हिस्ट्रीज ऑफ रीजन्स, इवन ऑफ इंडिविजुअल विलेजेस। यूरोपीय इतिहासकारों ने बहुत अच्छा डिटेल अध्ययन किया है, बहुत अच्छा इतिहास का अध्ययन किया है अलग अलग क्षेत्रों का, यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर, ग्रामीण स्तर का भी उन्होंने अध्ययन किया है। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज, यह सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया फ्रॉम द मिडिवल पीरियड, मध्यकाल के समय से, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस समय पर्याप्त मात्रा में दस्तावेजों के रूप में सामग्री मौजूद थी। डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप, प्राइसेस एंड लीगल केसेस, फॉर एग्जांपल चर्चेस kept records of birth, marriages and deaths, which have made it possible to understand the structure of families and the and of population. यहाँ ये बताया गया है कि उस समय कौन कौन से दस्तावेज सामग्री के रूप में मौजूद थे। डिटेल्स ऑफ लैंड ओनरशिप, जमीन के मालिकाना हक का पता चल रहा था, कीमतों का पता लग रहा था, लीगल केसेस, वैधानिक मामलों का पता लग रहा था, और चर्च लोगों के जन्म का, उनकी शादियों का और उनकी मृत्यु का प्रमाण रखते थे या रिकॉर्ड रखते थे, which have made possible to understand the structure of families, जिससे चर्च को परिवारों के स्ट्रक्चर या उसके ढांचे को समझने में वह अपने आप को सक्षम बना पाया और जनसंख्या को नियंत्रित करने में या उसके स्ट्रक्चर को ढालने में अपने आप को सक्षम पाया। The inscriptions in churches give information about traders, associations, songs and stories, give a sense of festivals and community activities. यहां अभिलेखों के अंदर चर्च के द्वारा बहुत सी सूचनाएं प्रदान की जाती, किस किस के विषय में? व्यापारियों के विषय में, संघ के विषय में, एसोसिएशंस के विषय में, कंपनियों के विषय में, कॉर्पोरेशंस के विषय में, गीतों के विषय में, कहानियों के विषय में, और विभिन्न प्रकार के त्योहारों के संदर्भ में और सामुदायिक जो गतिविधियां हैं उनके संदर्भ में जानकारी या सूचनाएं अभिलेखों के जरिए मिलती है। ऑल दीज कैन बी यूज्ड
by historians by understand economic and social life and changes over a long period like increase in population or over a short period like peasant revolts. यहाँ इस तरह की जानकारी को इस्तेमाल किया जा सकता था इतिहासकारों के द्वारा किस चीज को समझने में, आर्थिक और सामाजिक जीवन को समझने में, और लंबी अवधि के, जो कि खास तौर पे लंबी अवधि तक जो आए हुए बदलाव थे उनको समझने में, सामाजिक जीवन में जो बदलाव आए, आर्थिक जीवन में जो बदलाव आए, लंबी अवधि के दौरान जो जो बदलाव आए थे उनको समझने में इतिहासकारों को इनके इस्तेमाल से मदद मिली। लाइक इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे कि जनसंख्या का बढ़ना, वो पता लगा सकते थे। और अगर वो छोटी अवधि के बदलाव को देखना चाहते थे, जैसे कि पीजेंट्स रिवोल्ट, छोटी अवधि में किसानों के विद्रोह जैसी जानकारी को वो प्राप्त कर सकते थे, जानकारी का पता लगा सकते थे। ऑफ द मैनी स्कॉलर्स इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर बहुत से ऐसे विद्वान थे हु हैव वर्कड ऑन फ्यूडलिज्म, जिन्होंने सामंतवाद पर अपना कार्य किया। One of the earliest was Bloch. Mayer Bloch was one of the group of scholars who argued that history consisted of much more than just political history. मेयर ब्लॉच कौन थे? ये 1886 में इनका जन्म हुआ, 1944 तक इनकी मृत्यु हो गई 1944 में। तो ये उस समय के विद्वानों के समूह में से एक थे जो इस बात का तर्क देते थे कि इतिहास के अंदर राजनीतिक इतिहास के अलावा भी बहुत सी सामग्री है, केवल इसको राजनीतिक इतिहास ना समझा जाए। हिस्ट्री कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री ही नहीं है, उसके अंदर और भी चीजें हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान इसमें है, द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, और महान लोगों के जीवनियों के विषय में, जीवन के बारे में पता लगता है। ही एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन द शेपिंग ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास को आकार देने में भूगोल किस तरह से महत्वपूर्ण है, इस बात पर यह बल प्रदान करते थे। कौन? इस व्यक्ति का नाम याद रखें, मेयर ब्लॉच। एंड नीड टू अंडरस्टैंड द कलेक्टिव बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, और लोगों के सामूहिक व्यवहार और लोगों के सामूहिक दृष्टिकोण को समझने में इसकी जरूरत महसूस होती है। ब्लॉच फ्यूडल सोसाइटी इज अबाउट यूरोपियन। ब्लॉच ने बताया कि जो सामंती समाज है वो यूरोपीय है, पर्टिकुलरली फ्रांस, विशेष तौर पे फ्रांस के अंदर इस तरह के समाज देखने को मिलते हैं, फ्रांसीसी समाज देखने को मिलते हैं। सोसाइटी बिटवीन 900 एंड 1300, जो 900 ईस्वी से 1300 ईस्वी के दौरान की जो समाज रहे उन पे वो प्रकाश डालते हैं। डिस्क्राइबिंग इन रिमार्केबल डिटेल सोशल रिलेशंस एंड हियरार्चीज, उस समय विरासतों के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में एक प्रेरणादायक जानकारी इसके द्वारा विवरणित होती है। लैंड मैनेजमेंट, भूमि उपयोग, एंड द पॉपुलर कल्चर ऑफ द पीरियड, और इस समय अवधि के दौरान जो प्रसिद्ध संस्कृति उस समय रही उसको समझने में पता लगता है। His career was cut short of tragically when he was shot by Nazis in the Second World War. उसका जो जीवन था बहुत ही मर्मस्पर्शी रहा, छोटी अवधि में ही वो गुजर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजीवादियों ने उन्हें गोली मार दी, उन्हें मार दिया गया था। नाजीवाद कौन? नाजीज कौन थे? ये हिटलर से जुड़े हुए थे, जर्मन्स थे ये। इन्हें नाजी कहा जाता है, हिंदी में नाजीवाद, इंग्लिश में नाजिज्म बोला जाता है। ये नाजी जो लोग थे ये चाहते थे कि जर्मनी के अंदर केवल नॉर्डिक आर्य रहें। नॉर्डिक आर्य वे लोग थे जिनकी ब्लू आइज थी और उनकी एक अलग नस्ल थी। ये लोग यहूदियों से नफरत करते थे। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ आप मैप देख सकते हैं, उस समय का मैप, खासतौर पे क्या क्या है इसमें, जैसे कि स्पेन का क्षेत्र है। यहाँ ये जिसके विषय में हम ज्यादा पढ़ रहे हैं वो है फ्रांस, ये गॉल बोला जाता है। उस समय के दौरान नॉर्मेंडी और बर्गंडी इसी के हिस्से हुआ करते थे। इसके बाद जो ये जर्मनी है, यहाँ ये जर्मन स्टेट्स हैं। उस समय ऑस्ट्रिया उस समय इसका हिस्सा था। आज के समय में ऑस्ट्रिया एक अलग से देश बन चुका है। नीचे आप देख सकते हैं एड्रियाटिक सी दिखाई पड़ रहा है। एड्रियाटिक सी के साथ में ये इटली है, कंप्लीट इटली। इसकी राजधानी रोम हुआ करती थी और सिसिली इसका एक शहर है। उसके बाद ये कॉर्सिका और सार्डिना, ये इनके
जो जर्मन के अधीन रहने वाले ये प्रांत होते थे, कुछ समय के लिए इटली के अधीन भी ये रहे थे। यहाँ नीचे आपको अफ्रीका नजर आ रहा है और ये मिडटेरेनियन सी, ये बीच में मिडटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, ये क्योंकि जमीन के बीच में पड़ रहा है भूमध्य सागर, इसलिए इसको भूमध्य सागर कहा जाता है। एंड व्हाट इज द मिडिवियल एरा? मिडिवियल एरा क्या है? द टर्म मिडिवियल एरा refers to the period in the European history between the 5th and the 15th century। 5वीं सदी से 15वीं सदी के इतिहास को, खास तौर पे यूरोपीय इतिहास को मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है यूरोपीय समाज के अंदर। एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। देखिए, द टर्म फ्यूडलिज्म हैज बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड इन यूरोप इन द मिडिवल एरा। यहाँ जो फ्यूडलिज्म शब्द है, इसका जो इस्तेमाल इतिहासकारों के द्वारा किया गया है, उन्होंने इसका विवरण प्रदान किया है कि उन्होंने इसे आर्थिक, वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों को परिभाषित करने के लिए, जो कि यूरोपीय समाज के अंदर मध्यकालीन युग के दौरान विद्यमान थे या उनके संबंध जैसे थे, उनको दिखाने के लिए फ्यूडलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है। तो फ्यूडलिज्म को मैं एक साधारण शब्दों में बताता हूं। बिल्कुल, फ्यूडलिज्म को हिंदी में सामंतवाद कहा जाता है और यह फ्यूडल सोसाइटी सामंती समाज कहलाता है। सामंती समाज के अंदर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होता है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग से एडजस्ट करना नहीं, मतलब ठीक नहीं समझते हैं। उच्च वर्ग के लोग अपने लिए विशेषाधिकारों की डिमांड रखते हैं, उसमें सामान्य लोगों के हक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। फ्यूडलिज्म में बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं, बहुत बड़े बड़े भूखंड फ्यूडलिस्ट सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े जमींदारों को दे दिए जाते हैं और वो मैनर के मालिक होते हैं, मैनोरियल एस्टेट के मालिक होते हैं। और इस तरीके से फ्यूडलिज्म जो है समाज के अंदर आर्थिक विषमता को पैदा करता है, सामाजिक विषमता को बढ़ाता है। तो इसलिए फ्यूडलिज्म जो है समाज को कमजोर करने का एक तरह से ये परंपरा रही है। तो ये कहाँ की समाज की सोच है? ये यूरोपियन समाज की उस समय की सोच है। आगे आता है ड्राइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड, जो कि ये फ्यूडलिज्म शब्द है, ये जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से निकला है, विच मीन्स ए पीस ऑफ लैंड, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है एक जमीन का टुकड़ा। यानी फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मिडिवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड इन साउदर्न इटली। ये एक ऐसे समाज के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं जो कि मध्यकालीन फ्रांस के अंदर और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली के अंदर विकसित हुए थे। इन एन इकोनॉमिक सेंस, एक आर्थिक संदर्भ के अंदर इसे समझने के लिए, फ्यूडलिज्म रेफर्स टू ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड द पीजेंट्स। यहाँ पे अगर हम फ्यूडलिज्म शब्द को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये एक तरह का कृषि उत्पादन, जो कृषि का उत्पादन होता है उस पर टिके हुए संबंधों की वजह से लॉर्ड और किसान के बीच, यानी एक बड़े जमींदार और किसान के बीच, लॉर्ड हम जमींदार को कह सकते हैं, बड़े जमींदार को, और जो बड़े लॉर्ड होते हैं वो शासक भी होते हैं। द लेटर कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड। वे किसान जो हैं अपने खुद की जमीन की पर खेती करते हैं और उसके अलावा लॉर्ड की खेती पर भी जमीन पे खेती करते हैं, यानी दोनों की जमीनों की जुताई किसान करता है। द पीजेंट्स परफॉर्म लेबर सर्विसेज फॉर द लॉर्ड। किसान जो हैं लॉर्ड के लिए श्रमिक सेवाएं प्रदान करते हैं, श्रमिक मजदूर की सेवाएं प्रदान करते हैं। हु इन द एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन, और इसके बदले उन्हें क्या मिलता है? सैन्य सुरक्षा। अगर बाहर से कभी हमला हो जाए, किसी तरह का कोई खतरा हो, तो उन्हें सैन्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी किसानों को। दे ऑल्सो हैड एक्सटेंसिव जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीजेंट्स। इसके अलावा किसानों पर इन जमींदारों का बहुत ही व्यापक न्यायिक नियंत्रण मौजूद था। Thus, feudalism went beyond the economic to cover the social and political aspects of life as well। जो सामंतवाद है उसके पीछे जो है आर्थिक जो संदर्भ को समझने से हम आगे ये देख सकते हैं, टू कवर द सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो आर्थिक संदर्भ को अगर हमें समझना है तो वह दोनों को कवर करता है, सामाजिक और राजनीतिक पहलू। जो जीवन का राजनीतिक और सामाजिक पहलू है उसे भी हमें उसके पीछे समझना होगा। Although its roots have been traced to practices,
हालांकि इसकी जो जड़ें हैं उस समय की परंपराओं के अंदर मौजूद रही हैं, दैट एग्जिस्टेड इन द रोमन एम्पायर, जो कि रोमन साम्राज्य के अंदर अस्तित्व में थी। ड्यूरिंग द एज ऑफ द फ्रेंच किंग चार्ल्स मैग्ने, जिसका कि शासनकाल 742 से 814 ईस्वी तक चला। फ्यूडलिज्म एज ए established way of life in a large parts of the Europe may be said to have emerged later in the 11th century। यहां पर बताया गया है रोमन साम्राज्य के अंदर इस तरह की परंपराएं मौजूद थी, इसकी जड़ें वहां से पता चलती हैं। और फ्रांसीसी एक राजा के शासनकाल, जिसका नाम था चार्ल्स मैग्ने, 742 से 814 तक उसने शासन जमाया था। उसने उसके अनुसार जो सामंतवाद है एक जीवन का एक तरीका है, एक व्यवस्थित तरीका है, जो कि यूरोप के बहुत बड़े भाग पर इस तरह की परंपराएं उस समय प्रचलित थी, जो कि 11वीं सेंचुरी तक चलती रही। अब आगे आता है, यहां पे हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइबिंग टू फीचर्स, इसमें कोई भी दो फीचर्स आप बता सकते हैं, तीन फीचर बता सकते हो। ये इस क्वेश्चन को ये यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है ये कंक्लूजन के रूप में आ जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द अर्ली फ्यूडल सोसाइटी इन ट्रांस। तो यहां पर हम बता सकते हैं, यहां जो फ्रांस है, फ्रांसीसी समाज के अंदर इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ अर्ली फ्यूडल सोसाइटी इन फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस है ये, तो फ्रांसीसी समाज की कोई दो विशेषताएं, आपको आरंभिक सामंती समाज की जो विशेषताएं वो दो विशेषताएं बतानी है। नीचे उसका कंक्लूजन दे रखा है। इससे पहले अगर क्वेश्चन जैसे कंप्लीट करना चाहें, छोटा क्वेश्चन यहाँ बनता है व्हाट इज मिडिवल एरा। इसके अलावा फ्यूडलिज्म का क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज फ्यूडलिज्म, इसका मीनिंग यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन यहाँ भी है, व्हाट वर थ्री ऑर्डर्स। तो थ्री ऑर्डर्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप इसमें याद करें, लिख लें और याद करें। इससे आगे चलते हैं, फ्रांस एंड इंग्लैंड। गॉल, गॉल क्या है? आज के समय में आधुनिक फ्रांस को बोला जाता है, उस समय पहले इसका नाम गॉल होता था। ए प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि रोमन साम्राज्य की एक रियासत थी। हैड टू एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स, इसकी दो बहुत ही विशाल तट रेखाएं थी। माउंटेन रेंजेस, इसके अंदर पर्वत श्रृंखलाएं थी। लॉन्ग रिवर्स, लंबी नदियां, लंबी बहने वाली नदियां। फॉरेस्ट, इसके अंदर वन क्षेत्र मौजूद था। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन, और बड़े बड़े व्यापक मैदानी भाग मौजूद थे। सूटेड टू एग्रीकल्चर, जो कि कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल थे। द फ्रैंक्स, ए जर्मनिक ट्राइब, गेव देयर नेम टू गॉल। फ्रैंक लोगों ने, जो कि जर्मन का एक कबीला था, उन्होंने गॉल को इसका नाम दिया। मेकिंग इट फ्रांस, और इसका नाम क्या रखा? फ्रांस, क्योंकि उनसे मिलता जुलता है ये फ्रैंक्स लोगों ने फ्रांस नाम दिया। अपनी एक जर्मनिक ट्राइब था उस समय। फ्रॉम द 6th सेंचुरी, 6ठी सदी से ही, दिस रीजन वाज ए किंगडम रूल्ड बाय फ्रैंकिश एंड फ्रेंच किंग्स एंड हु वर क्रिश्चियंस। यहाँ 6ठी सदी से ही इस क्षेत्र के अंदर फ्रैंकिश लोगों का या फ्रेंच राजाओं का शासन था, जो कि ईसाई थे। द फ्रेंच हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द चर्च। फ्रेंच शासकों का बहुत ही गहन संबंध था चर्च के साथ। which were further strengthened when in 800 the Pope gave King Charles Magny the title of Holy Roman Emperor to ensure his support। और ऐसा और भी ज्यादा, इस बात को और भी ज्यादा मजबूती मिली, चर्च को उन्होंने और भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, इस बात को और ज्यादा बल प्रदान किया जब 800 ईस्वी के दौरान पोप ने, पोप जो कि एक धर्माधिकारी होता है, चर्च के अंदर बड़ा धर्माधिकारी को पोप बोला जाता है, और सबसे बड़े को बिशप बोलते हैं। बिशप के बाद पोप, और पोप के बाद नीचे प्रीस्ट आते हैं। तो उस समय राजा चार्ल्स मैग्ने को उन्होंने एक टाइटल दिया था, एक शीर्षक दिया, होली रोमन एम्परर, यानी एक पवित्र रोमन सम्राट का उन्होंने उन्हें एक तरह से टाइटल दिया, ताकि उनकी सपोर्ट उन्हें मिल जाए। अक्रॉस नैरो चैनल बाय द channel lay the island of England and Scotland, which in the 11th century was conquered by Duke from the French province of Normandy। फ्रांसीसी रियासत नॉर्मेंडी के शासक ने 11वीं सदी के दौरान, जिनका
जिन शासकों को ड्यूक के नाम से जाना जाता था, एक पतली चैनल जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पड़ती है, यानी इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच में आइलैंड्स को जोड़ती है, तो उस इलाके को इस नॉर्मेंडी के शासक ने जीत लिया। द हेड ऑफ द ईस्टर्न चर्च इन द कॉन्स्टेंटिनोपल हैड सिमिलर रिलेशनशिप विद द बाइजेंटाइन एम्परर। यहां पूर्वी यूरोप के अंदर जो चर्च होते थे उसका जो मुखिया था कुस्तुनतुनिया के अंदर, उसके संबंध बाइजेंटाइन सम्राट के समान ही होते थे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, आप देख सकते हैं। 481 में क्या हुआ है? क्लोविस बिकम्स द किंग ऑफ फ्रैंक्स, फ्रैंक्स लोगों का क्लोविस राजा बना। 486 में क्लोविस एंड फ्रैंक्स बिगिन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न गॉल, उत्तरी गॉल यानी उत्तरी फ्रांस पर क्लोविस और फ्रैंक्स ने मिलकर जीत हासिल की। 496 में क्लोविस एंड फ्रैंक्स कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, क्लोविस और फ्रैंक्स लोगों ने ईसाई धर्म के अंदर ईसाई धर्म को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया। 714 में चार्ल्स मार्टेल बिकेम्स मेयर ऑफ पैलेस, ये महल के मेयर बने चार्ल्स मार्टेल। 751 में मार्टेल सन पेपिन डिपोजिट्स द फ्रैंकिश रूलर becoming king and established a dynasty, wars of conquest double the size of his kingdom। मार्टेल का जो बेटा था जिसका नाम था पेपिन, उसने क्या किया? फ्रांसीसी शासकों को उनकी करतूतों के लिए सबके सामने ले आए, उनकी करतूतों को बताया सबको, वो शासक भी बने, अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया और अपने साम्राज्य को उन्होंने दुगना बढ़ा दिया। 768 में पेपिन सक्सीडेड बाय हिज सन चार्ल मैग्ने, पेपिन के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा चार्ल मैग्ने बना, चार्ल्स द ग्रेट, जिसे चार्ल्स द ग्रेट भी बोला जाता है। 800 पॉप लियो थर्ड क्राउन्स चार्ल मैग्ने एज ए होली रोमन एम्परर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि पॉप ने चार्ल्स मैग्ने नाम के एक शासक को होली रोमन एम्परर यानी पवित्र रोमन सम्राट की संज्ञा दी, उसे शीर्षक दिया। तो ये वही व्यक्ति है, पोप लियो थर्ड ने इसे ये क्राउन दिया था, ये उपाधि दी थी। और उसके बाद 840 में रेड्स बाय वाइकिंग फ्रॉम नॉर्वे, नॉर्वे के वाइकिंग लोगों के द्वारा यहां पर लूट खसूट मचाई गई, इस क्षेत्र के अंदर झड़प हुई। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। आप में से कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है यहां तक? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज 135 पेज। योगेश बेटा, ये द थ्री ऑर्डर्स नाम से फिर एक हेडिंग आ रही है, क्या है ये थ्री ऑर्डर्स? हमने अभी बताया था। व्हाट आर थ्री ऑर्डर्स? सर ये 3 वर्ग हैं। यस बेटा, 3 वर्ग कौन कौन से हैं? प्रियंका तुम बताओ बेटा, कौन कौन से 3 वर्ग हैं? थ्री ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? माइक ऑन करके बताइए। अरिजीता आप बता सकते हैं? बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं से लेके चले हैं इस चैप्टर को हम। द थ्री ऑर्डर्स, 3 वर्ग। बेटा सबसे पहला वर्ग होता है पुजारी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा किसान वर्ग। 3 वर्गों से टिका हुआ ये पूरा चैप्टर। द थ्री ऑर्डर्स नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फिर बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं बेटा। द थ्री ऑर्डर्स, French priests believed in concept that people were member of one of the three orders depending on their work। फ्रांसीसी जो पुजारी लोग होते थे वो इस कॉन्सेप्ट पे, संप्रदाय पे विश्वास करते थे कि लोग किसी ना किसी 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग के सदस्य होते हैं और उनका आधार होता है उनके द्वारा किया जाने वाला काम। द ए बिशप स्टेटेड, एक बिशप ने इसे समझाया, हेयर ब्लो some pray, others fight, still other works। यहां पे कुछ लोग हैं जो क्या क्या काम करते हैं? कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ लड़ते हैं और कुछ
दूसरे कार्य करते हैं। Thus the three orders of society were broadly the clergy, nobility and the peasantry. उन्होंने आगे बताया इन तीन वर्गों को समाज के अंदर व्यापक तरीके से पुजारी वर्ग में, कुलीन वर्ग में और किसान वर्ग में बांटा जा सकता है। इन द 12th century, 12वीं सदी में एबेस हिल्डेगार्ड ऑफ द बिंजेन रोट, who would think of herding his entire cattle in one stable. इस एबेस हिल्डेगार्ड ने क्या कहा, क्या लिखा कि कौन अपने पूरे पशुओं के काफिले को एक अस्तबल में ही चराने के बारे में सोच सकता है। काउज, डंकी, सीप, गोट एंड विदाउट डिफरेंस, जिनमें गायें भी होंगी, कुछ गधे भी होंगे, कुछ भेड़ें होंगी, भेड़िए होंगे, बकरियां होंगी, और बगैर किसी भेदभाव किए उनको रखना, उनको चराना कोई कर सकता है एक ही समूह में सबको साथ में रखते हुए? हम एक ही प्रजाति के जीवों को लेके चलते हैं। जो लोग बकरियां लेके चलते हैं वो बकरियां ही सभी बकरियां उनके साथ होती हैं। उनमें ऐसा नहीं होता कि गधे भी हों, गाय भी रखी हुई हों, क्योंकि इसका ये मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर सब लोग एक साथ नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, उनके काम धंधे अलग अलग होते हैं, वो सब एक साथ नहीं रह सकते। Therefore it is necessary to establish difference among human beings, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि लोगों में भी ऐसा अंतर किया जाए, so that they do not destroy each other, इसलिए एक दूसरे का वो नुकसान नहीं करेंगे। God makes distincts among his flocks, भगवान ने भी अपने मानव समूहों के अंदर भी अंतर पैदा किया है, विभिन्न प्रजातियों में अंतर पैदा किया है। इन हेवन एज अर्थ, स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी। ऑल आर लव्ड बाय हिम, सभी भगवान के द्वारा प्रेम पाते हैं। येट देयर इज नो इक्वलिटी अमंग देम, इसलिए लोगों में कोई समानता नहीं है। ये यहां समझाने की बात कह रहे हैं कि यह समानता नहीं होती है। भगवान भी किसी दो व्यक्तियों को समान नहीं बना के भेजता है। यहां तक कि जुड़वा लोगों के बारे में भी आपने सुना होगा, उनकी शक्ल मिल सकती है लेकिन भौतिक क्षमता, उनकी कार्य क्षमता, उनका स्वास्थ्य का स्तर, बिल्कुल डेफिनेटली उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। इसका मतलब भगवान भी जब अपने हाथ से बना रहा है तो उनमें अंतर पैदा कर रहा है, तो इनका मतलब है लोगों में भेदभाव करना या उनमें असमानता रखना कोई गलत नहीं है। एबेस हिल्डेगार्ड जैसे लेखक ने 12वीं सदी में ये विचार रखे। ये उन्होंने उस समय के समाज का अध्ययन करने के बाद इस तरह के विचार रखे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट द सेकंड ऑर्डर। अब हम पहले ऑर्डर को पढ़ चुके हैं, प्रीस्ट को। अब हम सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग। प्रीस्ट प्लेस देमसेल्व्स इन द फर्स्ट ऑर्डर, पुजारी वर्ग को पहले वर्ग में शामिल किया जाता है, नोबल्स इन द सेकंड, और कुलीन वर्ग को दूसरे वर्ग में। द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी ए सेंट्रल रोल इन द सोशल प्रोसेसेस, सामाजिक प्रक्रियाओं के अंदर कुलीन वर्ग जो है वास्तविकता में एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका निभाता है। दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल लैंड, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे भूमि पर उनका नियंत्रण होता है। दिस कंट्रोल वाज आउटकम ऑफ ए प्रैक्टिस कॉल्ड वेस्लेज, और ऐसा नियंत्रण इस चीज का परिणाम है क्योंकि वेस्लेज प्रथा उस समय चल रही थी। वेस्लेज प्रथा उस समय चल रही थी। वेस्लेज प्रथा क्या है? इसमें एक सेवक जो है अपने मालिक की सेवा में सदा के लिए उसकी सेवा करना, उसके प्रति वफादारी दिखाने का वचन लेता है, और इस तरह की परंपरा नाइट वर्क के द्वारा अपने ऊपर लॉर्ड के लिए काम करने के लिए होती थी। इसमें वे लॉर्ड को अपनी सैनिक सेवाएं प्रदान करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, लॉर्ड की यानी शासकों की सुरक्षा करते थे, जमींदारों की सुरक्षा करते थे। बदले में उन्हें जमीन मिलती थी और उस पर टैक्स कलेक्ट करने का हक मिलता था। द किंग्स ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड टू पीपल बाय वेस्लेज, फ्रांस के जो शासक थे वो वेस्लेज परंपरा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लोगों से जुड़े हुए थे। सिमिलर टू द प्रैक्टिस अमंग द जर्मनिक पीपल, और इसी तरीके से जर्मन लोग भी इसी तरह की परंपरा का पालन करते थे या इस परंपरा से जुड़े हुए थे। ऑफ ह्यूम द फ्रैंक्स वर वन, और उनमें से फ्रैंक उनमें से एक थे। द बिग लैंड ओनर्स द नोबल्स वर वेसल्स ऑफ किंग, यहां यह बताया गया कि बड़े बड़े जो जमींदार थे जिन्हें हम कुलीन वर्ग का मानते हैं, कुलीन वर्ग के बड़े बड़े जमींदार जो राजा के सेवक होते थे। एंड पीजेंट्स वर वेसल्स ऑफ द लैंड ओनर, और किसान जो थे वो जमींदारों के सेवक होते थे। समझे वेसल्स का मीनिंग?
वेसल्स का मीनिंग यहाँ पे है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करने के लिए, उसका काम करने के लिए, एक तरह से उसका दास की तरह का जीवन जीने के लिए, एक परंपरा है उसके प्रति अपनी आस्था वफादारी दिखाने के लिए। वफादार इसका मीनिंग हो सकता है यहाँ पे पीजेंट्स का। जो पीजेंट्स हैं वो इनके जमींदारों के प्रति वफादार होते थे और शासक के प्रति ये कुलीन वर्ग वफादार होता था। ए नोबलमैन एक्सेप्टेड द किंग एज हिज senior and they made a mutual promise, and the senior lord was derived from the word meaning one who provide bread, would protect the vessel, who would be loyal to him. This relationship involved elaborate rituals, exchange of vows taken on the Bible in a church. यहाँ ये बताया गया है एक कुलीन वर्ग के व्यक्ति के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है, ये माननीय होता है कि शासक जो होता है, राजा जो होता है, वह उसका सीनियर है, वह उसके साथ म्यूचुअल कंप्रोमाइज बन करके रखता है, उसके साथ वादा करता है। और लॉर्ड जो शब्द है, इसका मीनिंग होता है जो दूसरों को भोजन प्रदान करता है, जो दूसरों को ब्रेड प्रदान करता है और अपने जो वफादार होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, और जो वफादार उसके लिए वफादार रहते हैं। दिस रिलेशन इन्वॉल्व इलेबोरेट रिचुअल्स, और इन्होंने उस समय के पुराने रीति रिवाजों को उखाड़ फेंका। एक्सचेंज ऑफ वॉव्स, और विभिन्न प्रकार की शर्तें जो थी उनका आदान प्रदान किया गया। टेकन वन ऑन द बाइबल इन द चर्च, और उनमें से चर्च के अंदर, बाइबल के अंदर, जो बाइबल पुस्तक है ईसाइयों की, उसके अंदर से भी ये बातें ली गई हैं। एट दिस सेरेमनी यानी एक ये क्या था, ये एक्सचेंज ऑफ वॉव्स टेकन ऑन बाइबल इन ए चर्च, यानी बाइबल पर हाथ रख करके ये एक शपथ दिलवाई जाती थी चर्च में। ये एक सेरेमनी थी, एक इस तरह का अनुष्ठान किया जाता था। द वेसल रिसीव्ड ए रिटन चार्टर, कि जो सेवक है उसको लिखित में चार्टर प्राप्त होता था, और ए स्टाफ और इवन ए क्लॉड ऑफ अर्थ एज ए सिंबल ऑफ लैंड, यानी भूमि के एक टुकड़े के रूप में एक मिट्टी का ढेला उसको प्रदान किया जाता था। दैट वाज बीइंग गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर, जो उसके स्वामी के द्वारा उसे दिया जाता था, और वो एक प्रतीक होता था जमीन के मालिकाना हक को लेकर। यानी जो मिट्टी का ढेला उसे दिया गया है, इसका मतलब है वो जमीन का हक उसे दे रहा है। फ्रेंच नोबल स्टार्टिंग फॉर हैंड 15th सेंचुरी पेंटिंग, 15वीं सदी की पेंटिंग के अंदर हम देख पा रहे हैं फ्रांसीसी समाज के अंदर जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो शिकार करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां एक और छोटा क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज एबे? एबे इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सीरियक एब्बा मीनिंग फादर, एंड अब्बे, एबे बोल सकते हैं, एबे वाज गवर्न्ड बाय एन अबॉट और एन एबेस, यानी एबे को हम मोनेस्ट्री कह सकते हैं, मठ कह सकते हैं। ये यहाँ पर ये सीरियाई भाषा के अंदर अब्बा शब्द से ये निकला है, और अब्बा का मीनिंग होता है सीरियाई भाषा के अंदर पिता। अब्बा का मीनिंग क्या होता है? पिता। और यहाँ पर एब्बे के अंदर एबॉट और एबेस होते थे, यानी इनको मठाधीश होते थे, जिनको नियंत्रित रखते थे, इन पे अपना नियंत्रण बना के रखते थे। तो यहां तक का टॉपिक आप पढ़ें एनसीईआरटी की हेल्प से, इसमें क्वेश्चन आंसर राइट करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया। You can leave now.